शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कोई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न कभी ज़रूर लौटकर आ जाएगा। इधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। फिर पैसे ख़त्म होने के बाद उसकी हालात बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार ने अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। ये कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज ये सब होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमी को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ स्त्री को बुरा क्यों कह रहे थे तुम। ये सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक समय वो कुंचनपुर में सादागर के नाम के सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास से ही हो गई थी। श्री विजयपुर से सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद वे विहार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इतना इंतज़ार करती है, बेताबी से इंतज़ार करती है। लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतज़ार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आती है और वो उसे अपनी सहेली के घर बुलवाती है और उससे बात करने लगती है। उससे रोज़ अपनी सहेली के घर मिलने के लिए कहती है। जब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज़ मिलने लगी, ऐसा होते होते कुछ दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाता हुआ देखकर एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप को काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना तुम्हारे पति ने काट दी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभी में परेशान होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली पर लटकवाने का फैसला सुना देता है।
उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते हुए और अन्य चीज़ों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा की सुनते ही वो चोर बहुत दुखी होता है और वो किसी तरह हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कई कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, तो चोर कहता कि आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत की वही और युवक की लाश भी थी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। ये बताकर तोता कहता है, राजन, महिला इसलिए दुष्टी होती है। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है, बताओ महिला और पुरुष में से ज़्यादा पापी कौन है? राजा कुछ देर सोचकर बताते हुए कहता है, महिला ज़्यादा पापी है। बेताल कहता है, कैसे? राजा ने जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की पुरुष पर नज़र थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच